नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए पर्यावरण के टॉप इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिनमें हम बात करेंगे तीन चीज़ों पर। एक तो पारिस्थितिकी तंत्र होगा, उसके बाद दूसरा होगा उपभोक्ता और थर्ड होगा आपका खाद्य श्रृंखला। तो इन तीनों से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। पर डे 2 से 3 क्वेश्चन हमें देखने मिल रहे हैं। तो मैं सिलेक्टेड 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो एक एक करके हम बात करेंगे। यहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस भी समझ सकते हैं। इसको आप देखें आंसर करके कि कितने आंसर आप सही कर पाते 50 से। अगर जो आंसर आपसे नहीं बनता तो वो आप उसका आंसर मैं बताऊंगा आपको, तो वो चीज़ भी आप देखेंगे। तो इसमें आपकी प्रैक्टिस भी होगी और शॉर्ट टाइम में बहुत सारे क्वेश्चनों की तैयारी भी आप कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम के हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक खाद्य श्रृंखला में अधिकतम कितनी कड़ी हो सकती हैं? तो 4 से 5 कड़ियाँ हो सकती हैं अधिकतम आपकी एक खाद्य श्रृंखला में। तो अगर आप और भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो डालता हूँ तो वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगला है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या होता है? तो इनका जैविक घटक क्या होता है आपका? इन चार में से मृदा, जल, वायु और वनस्पति में से वनस्पति होता है आपका जैविक घटक। अगला है, पर्यावरण व पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या होता है? जैविक घटक तो आपने देख लिया। अगर हम भौतिक घटक की बात करें तो इनमें से भौतिक घटक क्या होगा? प्रवाहित जल, ये भौतिक घटक होगा। अगला है, जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीवों और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? इसको ही कहा जाता है पारिस्थितिकी। अगला क्वेश्चन है, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अगर इकोलॉजी शब्द की हम बात करें तो इसका प्रयोग किया था सबसे पहले टॉन्सले ने। अगला क्वेश्चन है, वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया गया है? तो इनमें से कवक किस समूह में आता है आपका? तो कवक आता है अपघटनकर्ता के समूह में। तो आंसर होगा डी। अगला है, जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ किसे बनाया गया है? तो ग्रीन क्लाइमेट फंड को बनाया गया है सहायता के लिए। अगला है, वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या पड़ता है? तो वनों को अगर हम नष्ट करते हैं तो उसका दुष्प्रभाव जो पड़ता है वो क्या पड़ता है? मृदा अपरदन पर पड़ता है इसका प्रभाव। अगला है, पहाड़ों पर काफ़ी नमी व जल होता है फिर भी यहाँ मरुद्भिद क्यों होते हैं? तो देखिए इनमें से आंसर इसका क्या होना चाहिए? ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता, इसका ये आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? तो इनमें से प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का अगर उदाहरण बोलें तो खेत, बांध, झील और पार्क, इनमें से क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, प्राकृतिक की बात कर रहा है वो। तो झील क्या है? ये प्राकृतिक होती हैं। खेत, बांध और पार्क ये तो इंसान बनाते हैं, तो इन पर डिपेंड नहीं है। प्राकृतिक की बात हो रही है तो क्या होगा? झील होगा आपका। अगला है, कृत्रिम की बात करें अगर, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है इनमें से? तो कृत्रिम का क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पर देखें प्रवाल भित्ति, तो ये तो सिंपल सी बात है प्रकृति से बनती हैं। वेटलैंड भी बनता है, नदी भी बनता है, ये सारी प्राकृतिक चीज़ें हैं। तो खेत आपकी एक ऐसी चीज़ है जो क्या है? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का एक उदाहरण होगा। अगला है, लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? तो लवणीय जल की अगर बात करें तो इनमें से क्या होगा? प्रवाल भित्ति, ये आंसर होगा इसका। अगला है, स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? तो स्वच्छ जल की अगर बात करें तो इसका उदाहरण क्या होगा? कि समुद्र तट, खाड़ी, एस्चुरी, तालाब। तो तालाब क्या है इसमें से? स्वच्छ जल का पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है ये। अगला है, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक और अजैविक घटकों को कौन जोड़ता है? तो जैविक अजैविक घटक को जोड़ने की अगर बात की जाए तो इनको कौन जोड़ता है? अकार्बनिक पदार्थ जोड़ते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सारे क्वेश्चन टॉप 50 हैं, सारे सिलेक्टेड हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है? तो इनमें से मृदा अपरदन को अगर हमें बचाना है, मृदा को रोकना है मृदा अपरदन को, तो हमें वन रोपण करना पड़ेगा, पेड़ लगाने पड़ेंगे, क्योंकि पेड़ों के कटाव से इसकी समस्या आती है। अगला है, एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्पादकों और उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करता है?
जलवायु संबंधी जो कारक होते हैं वो निश्चित करते हैं इनको। अगला है पारिस्थितिक तंत्र के पादपों और प्राणियों के पारस्परिक संबंध को क्या कहते हैं। तो पादप और प्राणी का जो पारस्परिक संबंध होता है उसकी अगर हम बात करें तो उसको क्या कहते हैं, पोषण संबंध कहते हैं उसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है प्रकाशीय ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है। तो प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो ये बदलते हैं, आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण होता है, तो कौन बदलता है इसको, हरे पौधे। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं। तो इनमें से हमें बताना है चार में से कि स्वपोषी घटक कौन होते हैं इनमें से। तो इसका आंसर होगा पादप। ये स्वपोषी घटक होते हैं। सूक्ष्म जीवाणु, परभक्षी, मृदोपजीवी, इन सबको छोड़ के स्वपोषी कौन सा होता है इनमें से, आपका पादप होता है। अगला क्वेश्चन है हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं। तो जो हरे पौधे होते हैं उनको पारिस्थितिकी में क्या कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट बहुत है क्वेश्चन, तो याद रखना इनको क्या कहते हैं, उत्पादक के रूप में जाना जाता है, इनको उत्पादक कहा जाता है। अगला है विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कीटनाशक की अगर हम बात करें तो कौन सा है, DDT। अगला है मरुस्थली भवन किससे होता है। तो मरुस्थली भवन किससे होता है, ये होता है बहुत उच्च तापमान व कम वर्षा के कारण होता है। बहुत ज़्यादा तापमान और कम वर्षा जहाँ होती है तो वहाँ पर डेजर्ट जैसी स्थिति बन जाती है। अगला है शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं। तो ये यहाँ पर क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। जितने भी शाकाहारी प्राणी हैं उनको क्या बोलते हैं हम, प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं। और द्वितीयक उपभोक्ता वो होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं पर मतलब वो निर्भर होते हैं। और तृतीयक की बात करें तो वो द्वितीय उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं, तो वो कहलाते हैं तृतीयक उपभोक्ता। या तृतीयक उपभोक्ता को भी हम क्या बोलते हैं, शीर्ष उपभोक्ता बोलते हैं। तो इन चीज़ों को आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला है कुत्ता किस वर्ग में आता है। तो देखिए कुत्ता किस वर्ग में आता है, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी उपभोक्ता हैं उन पर आधारित होते हैं। तो ये किस में आते हैं, द्वितीयक में। तो इस तरीके से आप इनको देख सकते हैं। अगला है सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं। तो सर्वाहारी जंतु की अगर हम बात करें कि जो शाकाहारी भी है मांसाहारी भी हैं, तो ये हमेशा किस में रखे जाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता में। याद रखना ये द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं, क्योंकि जो प्राथमिक में आते हैं वो सिर्फ क्या होते हैं, आपके शाकाहारी होते हैं। और अगर द्वितीयक की बात करें तो ये क्या होते हैं, शाकाहारी प्लस मांसाहारी, मतलब सर्वाहारी होते हैं। और तृतीयक की बात करें तो ये होते हैं आपके मांसाहारी। तो इन चीज़ों को आप याद रखेंगे। जैसे कुत्ता आपने देखा तो वो शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी होता है। अगला है तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं। तो इनमें से तृतीयक उपभोक्ता की अगर हम बात करें, देखिए हाथी नहीं होता है, गेंडा भी नहीं होता, शुतुरमुर्ग भी नहीं होता है, तो बाज होता है जो क्या है आपका तृतीयक उपभोक्ता है। अगला है शेर किस वर्ग में सम्मिलित है। तो शेर को किस वर्ग में रखा जाता है, तो यहाँ से शेर होता है आपका तृतीयक उपभोक्ता, क्योंकि ये मांसाहारी होता है। क्लियर है। तो मांसाहारी अगर है तो क्या कौन सा होगा, तृतीयक होगा। जो द्वितीयक उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं वो तृतीयक कहलाते हैं। अगला है गिद्ध किस वर्ग में आता है। तो अगर हम गिद्ध की बात करें तो गिद्ध किस वर्ग में आता है, ये आता है आपका तृतीयक उपभोक्ता में आता है। ये भी द्वितीयक पर निर्भर होते हैं। अगला है प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रकृति का सफाई कर्मी किसको कहा जाता है, गिद्ध को। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। अगला है सम्मार्जक उपभोक्ता की श्रेणी कौन सम्मिलित है। तो सम्मार्जक उपभोक्ता की श्रेणी है जो इसमें इनमें से कौन सम्मिलित है, तो इसका आंसर होगा दीमक। अगला क्वेश्चन है अपघटक जीवों का उदाहरण कौन है। तो अपघटक जीवों की अगर हम बात करें तो इनका उदाहरण कौन है, कवक है इनमें से। अगला क्वेश्चन है बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित है। तो बैक्टीरिया इनमें से किस श्रेणी में आता है, ये आता है आपका अपघटक में। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे रहा हूँ क्योंकि एग्जाम चल रहा है आपका, प्रैक्टिस के लिए बहुत कम टाइम है। तो आप सारी तैयारी कर चुके हैं, तो मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, या जो भी आप संबंधित यहाँ से पढ़ पाएँ, जो भी नई चीज़ें सीख पाएँ। तो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ इस पर।
अगला क्वेश्चन है, जैव भार में कौन सम्मिलित है? तो इनमें से जैव भार में कौन सम्मिलित होता है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। तो ये सभी जो समस्त जीव हैं वो क्या होते हैं? आपके जैव भार में सम्मिलित होते हैं। अगला है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पारिस्थितिक तंत्र में अगर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत पूछा जाए आपसे तो ये होगा सूर्य। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का कौन होता है? तो ऊर्जा का कौन होता है? रूपांतरण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, स्थिरीकरण होता है, विनाश होता है। तो जो पारिस्थितिक तंत्र होता है इसमें ऊर्जा का हमेशा क्या होता है? रूपांतरण होता है, ना ही निर्माण होता है, ना ही स्थिरीकरण, ना ही विनाश। तो इसका आंसर होगा ए। अगला है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किससे होता है? तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के ह्रास की अगर हम बात करें तो जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें क्या होता है? रूपांतरण होता है हमेशा ऊर्जा का। तो रूपांतरण से ही इसमें क्या होता है? इसका ह्रास होता है। जब रूपांतरण होता है तो ऊर्जा का वहाँ पर ह्रास भी होता है। अगला है, हरे पौधे सूर्य प्रकाश को किस में बदलते हैं? तो हरे पौधे जो होते हैं वो सूर्य प्रकाश को किस में बदलते हैं? रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जो। अगला है, पादपों में शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है? तो पादपों से शाकाहारी जीवों में कितने % ऊर्जा पहुंचती है हमें ये बताना है। तो 1%, 30%, 20% या 10%। तो इसका आंसर होगा 10%। अगला है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसा होता है? तो कैसा होता है इसमें ऊर्जा का जो प्रभाव, जो आपका प्रवाह होता है, ये हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक दिशात्मक होता है ये, इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा सदैव किस स्तर को प्रभावित होती है? तो उच्च से निम्न, उच्च स्तर से अति उच्च स्तर की ओर। तो इन चार में से हमें बताना है कि ये किस स्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो याद रखना, हमेशा उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर प्रवाहित होती है आपकी ऊर्जा, सदैव प्रभावित होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे इसमें। अगला है, पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह कैसा होता है? तो अगर हम रासायनिक तत्वों की बात करें तो रासायनिक तत्व में जो इनका प्रवाह कैसा होता है? इनका होता है चक्रीय प्रवाह। तो इसको भी याद रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन होता है, कौन सा होता है? तो गैर परंपरागत स्रोत की बात की जाए तो सौर विकिरण आपका इनमें से क्या है? गैर परंपरागत स्रोत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। अगला है, अवसादी चक्र में किसका प्रवाह होता है? तो इनमें से किसका प्रवाह होता है? खनिजों का। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है? तो खाद्य श्रृंखला की जो प्रत्येक कड़ी है वो क्या कहलाती है? उसको बोला जाता है पोषण स्तर। याद रखना इसको, खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी को पोषण स्तर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरे पादप भोजन श्रृंखला के किस स्थान पर होते हैं? तो हरे पादप की अगर हम बात करें तो ये भोजन श्रृंखला के प्रारंभिक स्थान पर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के निश्चित पोषण क्रम को क्या कहते हैं? तो जो जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करता है, करने के निश्चित पोषण क्रम को क्या कहा जाता है इनमें से, ये बताना हमें। तो इसका आंसर होगा खाद्य श्रृंखला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के निश्चित पोषण के क्रम को ही हम क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अगला है, जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो जीवों में अगर ऊर्जा के स्थानांतरण की बात की जाए तो ये किससे होता है? खाद्य श्रृंखला के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने से क्या बनता है? तो एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने से क्या बन जाता है हमारा? तो यहाँ पर बनता है खाद्य जाल। जब एक से ज़्यादा श्रृंखलाएं मिलती हैं, खाद्य श्रृंखलाएं, तो क्या बनता है? उनसे खाद्य जाल बनता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर कौन होता है? तो अगर अंतिम सिरे की बात की जाए तो कौन होता है? अपघटक होते हैं अंतिम सिरे पर खाद्य श्रृंखला के। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है और लास्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन होता है? तो सबसे कमजोर कड़ी की बात की जाए अगर तो इनमें से कौन होता है? सर्वोच्च उपभोक्ता होता है आपका सबसे कमजोर कड़ी।
तो ये थे टॉप 50 क्वेश्चन आपके जो 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। तो इनको आप जरूर देख के जाएं अगर आपका एग्जाम है तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी के लिए एग्जाम के लिए। तो बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।